हम लोग आज तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्रश्न एक पूछा जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो गयासुद्दीन तुगलक आपको पता ही है। इसका दूसरा नाम जो है ये गाजी मलिक था एक्चुअल में इसका नाम, और इसने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा जो है इसके लिए एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि इसने जो है एक वशीलात ए हश्म, जिसको वेतन रजिस्टर कहा जाता है, में खुद जो है सैनिकों की जांच करना प्रारंभ किया था। तो इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट है। आर्थिक सुधार में ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं अर्थव्यवस्था में प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं कि उसने खुद मुकद्दम और चौधरी के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुद मुकद्दम चौधरी के पुराने अधिकार को पुनः बहाल कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत सिस्टम शुरू की थी, भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर कुल उत्पादन का 1/2 जो रेवेन्यू लेता था उसको इसने बंद कर दिया, और पुरानी प्रचलित जो प्रणाली थी बटाई सिस्टम, जिसको गल्ला बख्शी के नाम से भी जाना जाता है, उसको जो है इसने पुनः प्रारंभ किया। तो इसके काल में जो है लगान निर्धारण की जो पद्धति थी वो बटाई सिस्टम था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इसके काल में भू राजस्व की जो रेट था वह 1/2 की जगह 1/3 था। ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर का जो निर्माण जो है कराया था गयासुद्दीन तुगलक, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी पूछा जाता है। इसके अलावा इसकी जो पॉलिसी है, इसकी उदारता के कारण ही इसकी जो पॉलिसी है इसको कहा जाता है कि रस्म मियाना यानी उदारता की नीति मध्यम मार्ग है ना। अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति थी उसकी जगह इसने उदारता की नीति हर जगह प्रयोग किया। इसको रस्म ए मियाना कहा जाता है, यानी मध्यम मार्ग उसने अपनाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही डाक व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ, ये भी पूछा जाता है। जिस तरह से सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला सुल्तान था, ठीक उसी तरह से डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था। ये महत्वपूर्ण बात है, ये जो है ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो इजारादारी प्रथा थी, यानी जो है लगान वसूल करने की जो ठेका सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको उसने समाप्त कर दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इसका पुत्र है उसका नाम था जूना खां। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जूना खां ही आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक बना था। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां था, और राजमुंदरी के अभिलेख में जूना खां को राजमुंदरी के अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है। जूना खां जिसको उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है। तो किस अभी पूछा जाता है कि जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है, तो राजमुंदरी अभिलेख है। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण की जो पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी उसको छोड़ करके दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने की नीति का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। और सबसे पहले तेलंगाना स्टेट था जिसको दिल्ली में शामिल किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है दक्षिण को लेकर के। गयासुद्दीन तुगलक
के साथ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक के साथ सूफी संत, चिश्ती सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध अच्छे नहीं थे। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसके मतभेद के कारण ही निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही कहा था कि हुजून दिल्ली दूर अस्त। हुजून दिल्ली दूर अस्त मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है, और रास्ते में ही अफगानपुर एक गांव था, तुगलकाबाद नगर का जो निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, वहीं पर जो है निर्मित जो लकड़ी का भवन था, वहीं पर जो है गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित निजामुद्दीन औलिया का विवाद, अफगानपुर लकड़ी से निर्मित भवन, और दक्षिण भारत में गयासुद्दीन तुगलक का अभियान, डाक विभाग, पेंशन विभाग, इसके अलावा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। ये आपको जानने की जरूरत है इसमें। ठीक है बेटा। इसके बाद आपका प्रश्न आता है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। मैं उसी टॉपिक को, पॉइंट्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, कि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज़्यादातर मैं बता रहा हूं। आप पेपर कोई भी टीजीटी हो या पीजीटी हो या यूजीसी का हो या पीसीएस का हो, कोई भी हो, क्वेश्चन जो टॉपिक आप पढ़ रही हैं उसको हल करके देखिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 90% इन्हीं पॉइंट से मिलेंगे। देखा है तुम लोगों ने? अभी ट्राई किया कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम हमने आपको अभी बताया था, जूना खां था और उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आपने BA 1 में काफ़ी कुछ पढ़ा, अभी MA में भी पढ़ा कि सर्वाधिक विवादित व्यक्तित्व था इसका, और बहुत विद्वान था। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उनमें सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ज्ञान था इसको, चाहे वह चिकित्सा हो, चाहे दर्शन हो, चाहे गणित हो, सब में, सब विधाओं में इसको ज्ञान था। और एक तरीके से सभी धर्मों के प्रति भी यह समान सद्भाव का व्यवहार रखता था, चाहे वह जैन धर्म हो, चाहे हिंदू हो। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक तरीके से जो है शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। शेख अलाउद्दीन सूफी संत थे, इनका शिष्य था। और इसके लिए ही तमाम जो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि इसको पागलपन का अंश है या अंतर विरोध है, इसके रक्त का प्याला है, रक्त पिपासु है ना, ये तमाम शब्द जो है हेलो। हाँ सर। ये प्रेरणा कर रही है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? आ रही है मैडम। तो ये जो चीज़ें हैं कि इसमें ज़्यादातर ये टाइटल्स जो इस तरह के पूछे जाते हैं कि विस्मयकारी या अंतर विरोध या पागलपन का अंश या रक्त का प्यासा, है ना, विस्मयकारी मिश्रण, इसका जो कैरेक्टर था, जो इसकी पर्सनालिटी थी, इसको लेकर के पूछा जाता है। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में जो है मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका में स्थित मोरक्को का इब्न बतूता था, जो सन पूछा जाता है 1333 में, 1333 में वह भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था।
ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मुख्य काजी नियुक्त किया था और इसको जो है चीन के शासक जो उस समय तोगुन तिमूर था उसको जो है के दरबार में इसने एक राजदूत बना करके इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को इसने अपनी पुस्तक किताबुल रेहला में जो है लिखा है। तो इस पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, किताबुल रेहला है। और ये भी हमने आपको बताया था कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विस्तृत साम्राज्य जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक का था। जब वो सत्ता प्राप्त करता है तो तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। केवल व केवल कश्मीर और जो है बलूचिस्तान उसके नियंत्रण में नहीं थे, अन्यथा संपूर्ण भारत पर, हिंदुस्तान पर उसका नियंत्रण था, कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ करके। तो ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे अधिक विस्तृत जो है साम्राज्य किसका था? तो अलाउद्दीन खलजी का नहीं है बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक का। इतना आपको ध्यान रखना है। चीन का शासक तोगुन तिमूर था जिसके दरबार में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर के इसने भेजा था और इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था जिसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और जो भी इसकी प्रशासनिक योजनाएं हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, प्रश्न वैसे जरूर किया जाता है लेकिन इसकी तारतम्यता कहीं नहीं स्पष्ट तौर पर दी गई है। न तो वर्णी ने उल्लेख किया है, न ही किसी और स्रोतों में इसके क्रम का विवरण मिलता है कि कौन पहले है। इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इसको एक तरीके से इसका ऑर्डर जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका फिक्स कर दिया है, जिसमें दिखाया है कि सबसे पहले दोआब में टैक्स जो है इंक्रीज किया गया था। इसके बाद से है दौलताबाद जिसको देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, उसने दिल्ली से राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और इसके बाद खुरासान और कराचिल अभियान हुआ था। तो ये जो है ध्यान में रखने वाली बात है। देवगिरी का नाम हमने, हाँ बताओ। काजी तो एक धार्मिक पद है ना? हाँ धार्मिक पद है, काजी न्यायाधीश होता है। अब ये तो माया है, मोह माया है, जिसके ऊपर कृपा हो जाए। इब्न बतूता को काजी धार्मिक पद नहीं है, यही आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा यहाँ पर। काजी न्यायाधीश होते थे। हाँ ये बात दूसरी है कि काजी और सद्र न्यायाधीश धार्मिक व्यक्ति होता था, धार्मिक विभाग होता था। तो एक ही व्यक्ति को ज्यादातर नियुक्त कर दिया जाता था, ठीक है। तो काजी न्यायाधीश होता था, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो दूसरी चीज जो है इशामी जो है जिसने फुतुह उस सलातिन लिखी थी और वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक को की प्रखर आलोचना करता है। प्रश्न पूछा जाता है और ये कहता है कि वह खून का प्यासा था, रक्त का प्यासा था। तमाम आरोप लगाते हैं, कारण कि राजधानी परिवर्तित करते समय उसके पिता की डेथ हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो देवगिरी का दूसरा नाम जो है, एक जानने वाली बात है कि कुव्वत उल इस्लाम पूछा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान में रखने वाली बात है कि वह देवगिरी को ही कुव्वत उल इस्लाम कहा जाता है। तो जो देवगिरी दौलताबाद हुआ, जो मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बना आगे चल करके, जहां पर हम देखते हैं कि इसी के काल में तुगलक डायनेस्टी का पतन शुरू हुआ, इसी के काल में दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हुआ। और हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। 1336 में एक जो है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने एक मुस्लिम राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न खूब पूछा जाता है कि सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक काल था, लेकिन अगर जो है पतन की शुरुआत हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में हुए। सर्वाधिक विद्रोह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में हुए थे।
तो ये भी महत्वपूर्ण है। जो सांकेतिक मुद्रा, वो चांदी के सिक्के जो थे प्रचलन में, उसके मानक के अनुरूप जो है उसने तांबे और इससे मिश्रित जो है कांसे के सिक्के जो है वो प्रचलित किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसको लेकर के इतिहासकारों ने तमाम अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, ये ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के जीतल जो है कि टंके का प्रचलन किया, और तांबे जीतल के टंके का मूल्य जो होता था, या फिर जो है आपका जो तांबे और इससे मिश्रित जो कांसे थे उनका जो मूल्य होता था, इक्विवेलेंट जो है रखा गया था, वह चांदी के टंके के बराबर रखा गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है खुरासान कराची अभियान या फिर आपका अन्य जो भी अभियान है, इसे पूछा जाता है सारी योजनाएं असफल हुई थी। दोआब में जो टैक्स वृद्धि किया था, वहाँ पर जो विद्रोह हुए थे किसानों के द्वारा, इसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पर जो है जिस साल टैक्स की वृद्धि की गई थी उस साल जो है वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। हालांकि जो टैक्स की जो वृद्धि की गई थी वह जो है 10 to 20%, यानी 1/10 to 1/20 के बीच थी, है ना। और उपज यहाँ पर लगान जो फिक्स किया गया था वह अलाउद्दीन खलजी की ही तरह 50% फिक्स किया गया था। और ये भी बता दें कि अलाउद्दीन खलजी की ही तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भूमि की पैमाइश और उसकी उत्पादकता के आधार पर ही कुल उत्पादन का 50% टैक्स वसूल किया था। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई सिस्टम को ही केवल अडॉप्ट किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मसाहत सिस्टम को भी अडॉप्ट किया था। लेकिन दोआब में जो टैक्स की वृद्धि की थी उसकी दर 10 to 20% के बीच थी। तो प्लेग आने के कारण वहाँ पर अकाल पड़ा था, और लेकिन उसके बाद भी उसने वृद्धि कर दी थी। लेकिन बाद में जब विद्रोह हो गए, चारों तरफ विद्रोह होने लगे, तो कृषि में सुधार के लिए उसने एक नया विभाग की स्थापना की, क्रिएट जो किया न्यू डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, ये पूछा जाता है खूब। वह है, उसका नाम है दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही, है ना, कृषि विभाग है दीवान ए अमीर कोही। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके अलावा जो है किसानों को तकावी यानी कि अग्रिम ऋण भी उसने प्रदान किए थे। तकावी क्या होता है पूछ दिया जाता है, तो किसने प्रदान किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किसानों को अग्रिम ऋण, कृषि ऋण, तकावी जिसको कहा जाता है, प्रदान किया था। और बाद में इसको सोंधार के नाम से भी जाना जाता है, सोंधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्क्रीन देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं? तो नहीं, शायद दिख रहा है। तो सोंधार दिख भी रहा होगा। दिख रहा है बेटा? ओके, नहीं दिख रहा है? ओके, अब देखिए। ओके, हाँ, अब दिख रही है? हाँ, तो मैं बात कर रहा था तकावी ऋण की। तकावी ऋण ना, इसी को कृषि ऋण कहते थे या सोंधार कहा जाता था। ये काफी इम्पोर्टेंट है, खूब पूछा जाता है प्रश्न आपका, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तकावी ऋण, जिसको कृषि ऋण या अग्रिम ऋण के रूप में किसानों को दिया जाता था, सोंधार कहा जाता था। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। धनवानों के युवराज
जो टाइटिल दी थी वो टॉमस ने दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक को ही धनवानों के युवराज की टाइटिल दी थी मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड टॉमस ने। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का सिक्का भी प्रचलित किया था जिसका नाम उसने रखा था दिनार, और यह जो है इसका वेट जो था वह 200 ग्रेन था, है ना। तो दिनार सिक्का सोने का भी प्रचलित किया इसने, और इसका नाम इसने रखा जो है दिनार। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में, अभी मैंने आपको बताया भी कि सर्वाधिक विद्रोह हुए थे दक्षिण भारत में, और इसमें जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं इसमें बहाउद्दीन गुरशाप का माना जाता है। गुरशाप का विद्रोह, गुरशाप का विद्रोह। इसके अलावा जो है बहराम किस्लू का विद्रोह, किस्लू खां का विद्रोह, ये दो महत्वपूर्ण विद्रोह पूछे जाते हैं। बहाउद्दीन गुरशाप का विद्रोह और मुल्तान में किस्लू खां का विद्रोह किसके काल में हुए थे। अभी मैंने बता भी दिया था आपको कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी दो साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में हुई थी, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने खलीफा से जो है मान्यता अपने जो है स्वीकृति अपने पद की प्राप्त की थी। साथ ही साथ खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था, लेकिन ये ध्यान रहे कि धर्म और राजनीति को दो पृथक विषय बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी ने ही माना था। इसके अलावा इसने ईश्वर की प्रतिछाया की आकृति भी दर्ज की, और ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जैन विद्वान का मैं चर्चा कर रहा था, उसमें महत्वपूर्ण है जिन प्रभा सूरी और राजशेखर, ये ध्यान रखिएगा। जिन प्रभा सूरी और राजशेखर ये जैन विद्वान थे और इनकी बहुत कद्र करता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये पूछा जाता है जिन प्रभा सूरी किसके काल में थे, राजशेखर किसके काल में थे। तो बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में स्वतंत्र हो गया था, ये ध्यान रखने वाली बात है। और बहुत पहले भी मैंने आपको बताया है कि होली के फेस्टिवल में ये जाता था मोहम्मद बिन तुगलक। एल्फिंस्टन ने इसको पागलपन का अंश बताया था इसके व्यक्तित्व में, तो ये भी पूछा जाता है। और इसकी मृत्यु होने के बाद से जो है बदायूनी लिखता है इसके बारे में, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी का स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और 1351 ईस्वी में सिंध थट्टा के विद्रोह को दबाते समय सुल्तान की बुखार से डेथ हो गई थी, तो ये भी महत्वपूर्ण है काफ़ी। और ये भी बताएं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विदेशों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, और यह चीन, ईरान, इराक में अपने राजदूत भेजा था, और वहाँ से भी राजदूत इसके दरबार में आते थे। तो अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए दिल्ली सल्तनत में कि किसके काल में जो है ईरान भेजा गया राजदूत, या इराक भेजा गया, या ख्वारिज्म भेजा गया, या किसके काल में चीन का दूत भारत में आया था सल्तनत काल में, तो आपको कॉमन सेंस से मोहम्मद बिन तुगलक ही उत्तर लगाना होगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी इस तरह का कोई
प्रश्न आता है, ज़्यादातर प्रश्न इस तरह का आता है, चाहे वह उदारता से संबंधित हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हो, चाहे साहित्य विज्ञान या फिर जो है अन्य क्षेत्रों में विकास से संबंधित हो या प्रयोग से संबंधित हो। तो ये आपको कॉमन सेंस की बात है कि आप इसको मोहम्मद बिन तुगलक ही जो है प्रश्न का आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है शासक बनता है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक धर्मांध व्यक्ति था और उलमाओं का इसके ऊपर बहुत प्रभाव था, यह भी जान के आपको हैरानी होगी कि इसकी माँ जो है हिंदू थी, जिसका नाम बीबी जैला रख दिया गया था। तो ये सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक दो ऐसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जो हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। तो ये पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि इनकी माँ जो है हिंदू थी, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को अग्रिम ऋण तकाबी प्रदान किया था, ये मैं आपको बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक ने उसको माफ़ कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। और यही नहीं, उसने जो भी दंड, कठोर दंड थे, उस दंड को उसने मानवीय बना दिया था। और सुल्तान को जो भेंट देने की जो प्रथा थी, उसको भी उसने समाप्त कर दिया था। यह एक तरीके से इस्लामिक जो सिद्धांत थे उसमें पूर्णतः विश्वास करने में यह विश्वास करता था। और यही कारण था कि इस्लाम के नियमों के अनुरूप जो है सभी 24 प्रकार के टैक्स, जिसको स्थानीय टैक्स या आबवाब भी कहा जाता है, स्थानीय टैक्स को, वह सब कुछ इसने समाप्त कर दिया था। ये खूब पूछा जाता है। और मात्र उसने 4 टैक्स जो है, जो शरीयत में लिपिबद्ध हैं, खराज, जजिया, जक़ात और खुम्स, है ना, ये 4 टैक्स ही अपने शासनकाल में उसने लगाए थे। जजिया, जक़ात, खराज, खुम्स, बाकी सभी प्रकार के जो 24 टैक्स थे, जिसमें आबवाब भी कहा जाता स्थानीय टैक्स को, उसको भी उसने माफ कर दिया था। जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में ब्राह्मणों पर लगाया था। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि गैर मुसलमानों में विशेषकर ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो है, हेलो, आवाज नहीं क्लियर आ रही है? ओके। तो ये मैं कह रहा था। इसके अलावा मैं ये कह रहा था कि जो है उसने एक नया टैक्स भी लगाया था। जजिया, जक़ात, खराज और खुम्स, केवल टैक्स, 4 टैक्स उसने शरीयत के अनुकूल लगाए थे। बाकी सभी टैक्स को उसने माफ़ कर दिया था। 24 प्रकार के जो टैक्स लगाए जाते थे उसको माफ़ कर दिया था। और इसने एक नया टैक्स लगाया था जिसको कहा जाता, कहीं कहीं केवल हास शब्द आ जाएगा या कहीं केवल सर्व शब्द आ जाता है, जिसको कहा जाता है हास ए सर्व, यानी सिंचाई कर। वह सिंचाई कर अगर किसान स्वेच्छा से अपनी खेतों की सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग करता था तो उसको अपनी कुल उपज का 1/10 यानी कि 10% टैक्स का अलग से भुगतान करना पड़ता था। तो ये हास या हासे सर्व जो है पूछा जाता है। ठीक है बेटा। हेलो। हाँ, तो ये उसने टैक्स लगाई। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 1200 जो है फलों के बाग जो है इसने लगवाए थे। 1200 जो है बागीचे इसने लगवाए थे। भी प्रश्न पूछा जाता है
इसके अलावा हमने ये देखा कि इसके काल में ये सैनिकों का जो नियुक्ति होती थी, चाहे वो सैनिक हो चाहे गैर सैनिक हो, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि वह वंशानुगत आधार पर जो है की जाने लगी थी, हेरिडिट जिसको कहते हैं। और सैनिकों को वेतन के बदले में जो कैश दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय से, उसकी जगह इसने जागीर यानी इक्ता देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया था। यानी वंशानुगत और जागीर प्रथा इसने फिर से शुरू की थी। ये महत्वपूर्ण है। इसमें ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो सेना में करप्शन जो हुआ था वह फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा किया गया था, और वह जो है फुतुहात फिरोज शाही में उसका वर्णन भी मिलता है ना। शमसे सिराज अफीफ ने जो है इसका वर्णन तारीख फिरोज शाही में किया है। तो ये भी अपने आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा उसके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण नगर का निर्माण किया गया था, और इसमें महत्वपूर्ण है आपका दिल्ली में फिरोजाबाद, और मैं शायद भूल गया था, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की दिल्ली में स्थापना की थी, और जो है ये महत्वपूर्ण है। और फिरोज शाह तुगलक के काल में दिल्ली में फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी। हिसार फिरोजा और जौनपुर की स्थापना की गई थी, जिसमें जौनपुर जो है उसने अपने भाई जूना खा या मोहम्मद बिन तुगलक जिसको कहते हैं, या जौना खा की स्मृति में कराया था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। हिसार फिरोजा, जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद, फिरोज के ही नाम से क्लियर है कि इसने स्थापना कराई थी, और जो जौनपुर नगर उसने स्थापित कराया था वह अपने भाई जूना खा या जौना खा की स्मृति में ही कराया था। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान देने के लिए जो है शासकों का नाम अंकित कराया था। इसमें ये नहीं अंकित कराया था कि किसका था किसका नहीं था, ये भी पूछ दिया जाता है। लेकिन ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उसने अंकित नहीं कराया था। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि मोहम्मद गोरी का नाम अंकित कराया था, इल्तुतमिश का नाम अंकित कराया था, नासरुद्दीन महमूद का, जलालुद्दीन फिरोज खलजी का, अलाउद्दीन खलजी का, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का, गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन सिकंदर शाह का। लेकिन इतना नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह नाम याद करने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर पूछा जाता है कि खुतबे में किसका नाम शामिल नहीं था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो नए विभाग क्रिएट किए थे उसके बारे में भी खूब प्रश्न पूछा जाता है, और वह विभाग एक नया था, वह स्लेव डिपार्टमेंट दास विभाग की स्थापना की थी, एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की स्थापना की थी, रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी, एक पेंशन विभाग दीवाने इस्तेहाक की स्थापना की थी, दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की थी। फिर दारुल सफ़ा औषधालय की स्थापना की थी या सिफा खाना। फिर जो है दीवाने खैरात, जहाँ पर खैरात मुफ्त में भोजन वितरण किया जाता था। तो ये 5 महत्वपूर्ण विभाग थे: दास विभाग, रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, दारुल सफ़ा या सिफा खाना या औषध या चिकित्सालय भी जिसको कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो एक पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दास प्रेम उसका बहुत ज़्यादा था, और उसके काल में कुल 80,000 दास थे। तो ये दास के बारे में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जिसका नाम है दास विभाग का, मैं शायद आपको बताना भूल गया, दीवाने बंदगान, है ना। दीवाने बंदगान दास विभाग का नाम है, दीवाने बंदगान। तो ये पूछा जाता है दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी।
इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जितनी भी आर्थिक प्रगति हुई या आय में वृद्धि हुई या जो भी बातें हुई, उसका श्रेय जो है मलिक मकबूल को दिया जाता है। मलिक मलिक मकबूल। मलिक मकबूल, ठीक है, उसका क्रेडिट जो है मलिक मकबूल को दिया जाता है। और इसके अलावा प्रश्न ये पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के ही समय में जगन्नाथ मंदिर को वहाँ पर जाकर के अटैक करके उसको नुकसान पहुँचाया गया था। और ज्वालामुखी मंदिर में जो संस्कृत के कुछ पुराने ग्रंथ थे, लिखे हुए थे, उसको लेकर के फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली आया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है इसके काल में। और फिरोज शाह तुगलक के ही समय में ये हालत हो गई थी कि अफीफ जिसके बारे में लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक को लेकर के ये व्यंग्यात्मक कहावत प्रचलित थी कि सिंध सैनिकों का द्वारा पीछा किए जाने पर यह कहावत जो है प्रसिद्ध हो गई थी कि देख शेख प्रथा, यानी शूखी अब्राहिम शाह आलम का कमाल, एक तुगलक मर गया दूसरे को जरा संभाल। एक तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया और दूसरे को जरा संभाल। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ही बारे में कहा गया था और ये इम्पोर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। और जैसा मैंने अभी बताया है कि घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका जो है फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, इसलिए कि वह रिश्वत लेकर के दीवाने अर्ज से अपने घोड़े को स्वीकृत करा ले। इसका विवरण अफीफ देता है तारीख़ फिरोज शाही में। ये ध्यान में रखिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी मत लिख दीजिएगा, बर्नी की जगह अफीफ शब्द है। अगर प्रश्न के अंदर आंसर रहेगा तो अफीफ ने तारीख़ फिरोज शाही में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा पहला सुल्तान था जिसने अपने पूरे साम्राज्य की वार्षिक आय का जो है लेखा जोखा कराया था और इसके लिए ख्वाजा हिशामुद्दीन को नियुक्त किया था। ख्वाजा हसामुद्दीन, जिन्होंने तहकीकात करने के बाद कुल साम्राज्य की जो वार्षिक आय कैलकुलेट की थी वह आपका 6 करोड़ जो है 75 जो है लाख टंका वार्षिक आय अनुमानित की थी। और यही आय आपको मैं बता दूं कि पूरे दिल्ली सल्तनत में जब तक चलता रहा यही आय मानक के रूप में कार्य करी थी और ख्वाजा हिशामुद्दीन ने इसको इतना डिटेल में बताया था। तो ये जो है महत्वपूर्ण था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 जो है नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका विवरण जो है इन 5 नहरों के बारे में जो विस्तृत विवरण मिलता है वह तारीख़ मुबारक शाही में मिलता है, जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी, तारीख़ मुबारक शाही। और उसमें ही 5 नहरों का वर्णन मिलता है फिरोज शाह तुगलक के समय में। और इनमें जो इनका जो नाम था इसमें पूछा जाता है वह नाम था आपका उलूग खानी और रजवाही। ये 2 नहरें थीं, किसने बनवाई थी ये पूछा जाता है और इसका विवरण किसमें मिलता है, तो ये महत्वपूर्ण है, उलूग खानी और रजवाही नहरें। इसके अलावा हम लोग बात ही कर चुके हैं रोजगार दफ्तर की, दीवाने खैरात की, और जल घड़ी का जो आविष्कार था या धूप घड़ी का जो आविष्कार था वह जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही लगवाई थी। तो ही महत्वपूर्ण है जल घड़ी या धूप घड़ी। इसके अलावा जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के 2 स्तंभ, जो एक हरियाणा में अंबाला के निकट टोपरा था, अशोक कालीन जो अभिलेख थे, टोपरा में एक था और दूसरा जो था वह मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो
अंबाला और मेरठ, टोपरा ज़्यादातर पूछा जाता है, यहाँ से इन स्तंभों को ले आकर के फिरोज शाह तुगलक ने इनको दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो ये खूब प्रश्न पूछा जाता है। टोपरा और मेरठ अंबाला के निकट हरियाणा में था। इसके अलावा शिक्षा में व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्सेज जो है उसको लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही में जो वर्णन मिलता है वह फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक का मिलता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का इतिहास शमसे सिराज अफीफ के द्वारा तारीख़ फिरोज शाही में ही पूर्ण किया गया है। इसके अलावा पूछा जाता है कि संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद जो है किया गया था, उसका नाम था दयालत ए फिरोशाही, दयालते फिरोज शाही। और यह जो है दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। दयालते फिरोज शाही यह संस्कृत जिसका फारसी में इस नाम से अनुवाद किया गया था, और यह जो है यह दर्शन और नक्षत्र स्पेस से संबंधित था। इसके अलावा हमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है चिश्ती सूफी संत जो है फरीदुद्दीन गज शंकर का शिष्य था, और ये संत जो थे ये अजोधन के निवासी थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फरीदुद्दीन गज ए शंकर के यह शिष्य थे फिरोज शाह तुगलक, और ये संत जो है अजोधन के निवासी थे। इसके अलावा हमें देखते हैं कि सैयद सालार मशहूर गाजी आज भी उनकी मकबरे पर, दरगाह पर मुसलमान दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत फेमस है, सीतापुर के निकट है, बहराइच में जो है हम देखते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे पर फिरोज शाह तुगलक जो है दर्शन करने के लिए गया हुआ था, और इसी ने सबसे पहले मुस्लिम स्त्रियों को मज़ार पर, मुस्लिम स्त्रियों का मज़ार पर जाने को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ही ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा हमने आपको पहले भी बताई कि शब बारात का त्यौहार जो है यह बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाता था, और धर्म और राजनीति में धर्म को यह राजनीति पर वरीयता देता था। उलमाओं का प्रभाव इसके शासनकाल में बढ़ गया था। इसके अलावा पूछा जाता है ये प्रश्न कि फिरोज शाह तुगलक का अंतिम जो सैन्य अभियान था वह किसके विरुद्ध था, तो थट्टा सिंध के ही विरुद्ध था। और इसी के बारे में हम लोगों ने अभी भी जिक्र किया कि कहावत प्रचलित चली गई थी, एक मुस्लिम चला गया, एक तुगलक चला गया मर गया, दूसरे को जरा संभाल, देख शेख प्रथा का कमाल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह फिरोज शाह तुगलक के को लेकर के ही कहा जाता है। और सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रज जो है धर्म के क्षेत्र में कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, और यह कहा है आरसी मजूमदार जी ने। आरसी मजूमदार जी ने फिरोज शाह तुगलक को धर्मांधता के क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रणी कहा है।